गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना लास्ट पेपर का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। लास्ट टाइम पे अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था सीक्वेंस सीरीज का डिस्कस। तो आज ये क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड और थोड़ा सा नंबर सिस्टम नंबर थ्योरी से रिलेटेड हल्का सा। तो द पैरेललोग्राम इज बाउंडेड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी, वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस डी। तो इजीली दिख रहा है कि पैरेललोग्राम, भाई पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है ना। दिख रहा है दोनों का स्लोप जो है ए है। तो जैसे ये दो पैरेलल लाइंस रखी हैं, स्लोप ए, और भाई ये भी दिख रहा है ये लाइन बी एक्स ये दोनों भी क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो दो लाइन आपस में पैरेलल है यहाँ पर, एक पेयर, और दूसरी लाइन भी आपस में पैरेलल है ना, इस तरह से। तो डेफिनेटली अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब एन हैज द एरिया इज इक्वल टू 18। तो बोल रहा है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 18 है। द पैरेललोग्राम बाउंडेड बाय द लाइंस ए एक्स प्लस सी दिस। एक और पैरेललोग्राम दिया है, उसका एरिया बोल रहा है 72 है। गिवन दैट ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी सी डी जो है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू अपने को बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे ही पैरेललोग्राम ये आया है ना, ये चीज़ दिमाग में आई कि पैरेललोग्राम और एरिया है ना, पैरेललोग्राम और एरिया। तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m1x प्लस c2, y इज इक्वल टू m2x प्लस d1, y इज इक्वल टू m2x प्लस d2, है ना। ये दिख रहा है ये वाला प्रोफाइल है ना, चार लाइनें अगर इस तरह की दे रखी हैं तो इस तरह के प्रोफाइल या इस तरह के पैरेललोग्राम में जो एरिया है ना, यानी कि सभी लाइंस जो है जनरल फॉर्म में नहीं, सभी लाइंस दे रखी हैं अपने को स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में ना, तब जो है पैरेललोग्राम का बेटा एरिया कितना होता है, c1 माइनस c2 मल्टीप्लाइड बाय है ना d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय है ना m1 माइनस m2, है ना। इसका होता है मॉड। कर लेंगे इसको डिराइव अभी, पर अभी इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं अपन। तो c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2, ये होता है अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है। अच्छा, तो अपन ने इस प्रोफाइल में चेकआउट किया कि एब्सोल्यूट टर्म बेटे यहाँ पर c है, यहाँ पर d है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के लिए लिखेंगे c माइनस डी। यहाँ पर बेटे बी एक्स है, यहाँ पर भी जो एब्सोल्यूट टर्म है उनका डिफरेंस है c माइनस डी डिवाइडेड बाय है ना स्लोप्स का अंतर। ये दोनों लाइनों का स्लोप a, ये दोनों का b, तो नीचे आ जाएगा a माइनस बी। ऑफकोर्स मॉड आएगा है ना, मॉड आएगा। तो क्या बोला है, इसका वैल्यू अपने को 18 दे रखा है ना, तो ये चीज़ अपने को दे रखी है कि इसका वैल्यू 18 है। ठीक है भी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन है ना, c माइनस डी का स्क्वायर है ना, और भाई इसका मॉड और इज इक्वल टू है ना 18 इंटू मॉड ऑफ a माइनस बी। अभी छोटी सी बात तो समझ में आती है कि जो स्क्वायर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तो उस पर मॉड लगाने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, c माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू मॉड ऑफ a माइनस बी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इस वाले में, इसमें भी भाई a है स्लोप, b है इसका स्लोप, तो वैल्यू रख देते हैं। बस इसमें एब्सोल्यूट टर्म बेटे यहाँ पर क्या आ रहा है, c आ रहा है, या माइनस डी है। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, एब्सोल्यूट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटे कितना बन जाएगा, c माइनस माइनस डी, जो कि हो जाएगा c प्लस डी। सिमिलरली यहाँ पर भी एब्सोल्यूट टर्म c है और यहाँ पर माइनस डी है, तो c माइनस माइनस डी कितना हो जाएगा, c प्लस डी। तो लिखते हैं इन सब बातों को, c प्लस डी इंटू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय स्लोप्स का डिफरेंस a माइनस बी का मॉड, और ये वैल्यू दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 72। अगर a माइनस बी को इधर उचका दिए तो कुछ ऐसा बन रहा है, c प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 72 मॉड ऑफ a माइनस बी, है ना। अब भाई अगला थॉट यही आता है कि अपन इनको डिवाइड कर दें, क्योंकि a माइनस बी कट जाएगा और c और d में कनेक्शन आएगा, है ना, c और d में कनेक्शन आएगा, कर देते हैं डिवाइड।
तो ये आ रहा है बेटे सी प्लस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस डी का स्क्वायर। और बेटे ये और ये गॉन, 72/18 है ना, 72/18 बेटे हो जाएगा 4। तो क्या लिखा है, एक रैशनल नंबर लिखा हो, इसने ऑर्डर नहीं दे रखा है ना, इसने अपने को बस ये बोला है कि ABCD पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसने ये नहीं बताया अपने को कि C बड़ा है या D बड़ा है ना, ठीक है। तो ओके, तो C प्लस डी अपॉन C माइनस डी कितना हो जाएगा बेटे 2 या -2, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो है C जो पॉजिटिव इंटीजर है वो D से बड़ा है, ठीक है। लेट्स से कि C जो है D से बड़ा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो C प्लस डी बेटे कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ C माइनस डी, ठीक है। ये हो जाएगा ना, -2 रहने देते हैं, होगा -2, चलो बाद में देख लेंगे। और बेटे यहाँ से आ जाएगा C इज इक्वल टू 3D, क्या रहा बेटे C इज इक्वल टू 3D आ रहा है। अब आप सोचो C इज इक्वल टू अगर 3D है तो यहाँ पर रख देंगे अपन इस जगह पर C प्लस डी का स्क्वायर। अच्छा, पहले सोचना होगा कि इससे क्या, तो इसने एग्जामिनर ने एक हिंट दिया है अपने को हाथों हाथ कि आपको बताना है स्मॉलेस्ट, क्या बताना है आपको, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, इक्वेशन कम है, ठीक है ना, इक्वेशन कम है, समझो इस बात को। इक्वेशन क्यों कम है, क्योंकि बेटे एक इक्वेशन तो अपने को दे रखा है ये वाला, दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, 2 ही तो इक्वेशन दिए हैं और पूछी कितनी चीजें, 4, ठीक है। तो अगर 2 इक्वेशन दिए हैं और 4 चीजें पूछी, क्या ये पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। 4 इक्वेशन अगर है तो 4 वेरिएबल जो है पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन देकर के 4 पूछ रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ फंडा है ना। तो बेटे ABCD अगर सभी पॉजिटिव इंटीजर है तो सोचो आप, मान लो मुझे C को सबसे छोटा रखना है, C को सबसे छोटा रखना है तो क्या रख सकते हैं, या D को सबसे छोटा रखना है तो क्या रख सकते हैं। इस रिलेशन से ABCD इंटीजर है और सबसे छोटे इंटीजर है, तो D का सबसे छोटा वैल्यू जो दिमाग में आता है वो कितना आता है बेटे 1, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है 1, और जैसे ही D को 1 रखा, C बेटे कम से कम कितना होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा। जैसे ही D को सबसे छोटा लिया, C का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है, ओके। अच्छा, मान लो D1 है C 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया C प्लस डी, बेटे C प्लस डी कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 इज इक्वल टू 72 इंटू मॉड ऑफ A माइनस बी, और यहाँ से कितना आएगा C माइनस डी, बेटे C माइनस डी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू 18 इंटू A माइनस बी, तो C इज इक्वल टू 3D। बेटे यहाँ C इज इक्वल टू 3D से C का मिनिमम वैल्यू आया अपना 3, D का मिनिमम वैल्यू आया 1, ठीक है। और जब अपन ने इसको यहाँ पर रखा तो A माइनस बी का मॉड, बेटे ये जो चीज़ है ये क्या आ रही थी, A माइनस बी का मॉड आ रहा था, एक मिनट, C प्लस डी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/72, बेटे ये तो इंटीजर नहीं आ रहा, जबकि 2 इंटीजर्स का डिफरेंस का मॉड क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि ABCD भी क्या है इंटीजर है। तो इसका मतलब अपन ने गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया अपन ने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, D का दूसरा सबसे छोटा वैल्यू बेटे क्या होगा 2, और उस केस में C कितना आ जाएगा बेटे 6, है ना। अब ये रख के देखते हैं अपन C प्लस डी, तो बेटे C प्लस डी कितना आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर, बेटे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 70, 8 का स्क्वायर होगा 64, उससे भी नहीं आ रहा। मान लो D रखा 3 और C हो जाएगा बेटे 9, ठीक है, ये रखा, तो बेटे C प्लस डी कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर जो है, ठीक है, C प्लस डी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 144, ठीक है, लिखते हैं इस बात को। तो C प्लस डी 144 इज इक्वल टू 72 इंटू मॉड ऑफ A माइनस बी, तो मॉड ऑफ बेटे A माइनस बी है ना, ये वैल्यू बेटे कितनी आ गई 2 आ गई, अब सही है ना, A माइनस बी का मॉड 2, ये सही है, ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि A जो है B से बड़ा है, तो बेटे मॉड कैसे खुल जाएगा, प्लस के साथ A माइनस बी कितना हो गया 2। अब सोचो 2 इंटीजर्स हैं, बस यही रिलेशन है आपके पास, बस केवल ये कि 2 इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है बेटे 2 आ रहा है। तो अगर 2 इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस 2 है और आपको उनको छोटे से छोटा रखना है,
तो बेटे b मैंने सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा इंटीजर अगेन क्या 1, और जैसे ही मैंने b को 1 रखा तुरंत a का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे, a इज इक्वल टू b+2, b सबसे छोटा ले लिया और a फिर अपने आप ही सबसे छोटा हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। तो 1 1 और 3 3 आ रहे हैं, सॉरी d 3 आ रहा था, c 9 आ रहा था और b 1 और a 3 आ रहा है। तो 1339 बेटे 1339 कितना हो जाएगा बेटे 16, है ना। 1339 का वैल्यू है 16। तो अपन ने बेटे इसमें ये रिवाइज किया कि जो पैरेललोग्राम है ना, ये डिराइव कर देता हूँ मैं। पैरेललोग्राम का बेटे एरिया कितना होता है, C1 - C2 इंटू D1 - D2 अपॉन M1 - M2, ठीक है। C1 - C2 अपॉन, इसको डिराइव कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन जो है आपकी मान लेते हैं y इज इक्वल टू M1x प्लस C1, ये C2 वाली, और y इज इक्वल टू M2x प्लस D1 और ये D2 वाली। अब ये बचपन में याद करो, है ना। ये साइड लेंथ a है बेटे, ये साइड लेंथ b है। तो पैरेललोग्राम का बेटे एरिया कितना होता है, a इंटू बी इंटू साइन थीटा, है ना। ये होता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पर हम तो इसको नहीं जानते, हम तो इसको नहीं पहचानते, हम तो जानते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा करने पर, है ना बेटे, यहाँ पर P1 बोल दिया इसको एक और इसको बोल दिया P2, है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, पॉइंटवा पॉइंटवा पॉइंटवा, तो बेटे a साइन थीटा कितना हो जाएगा P2, है ना। a साइन थीटा इज इक्वल टू P2। तो a को रख दिया बेटे अपन ने P2 अपॉन साइन थीटा, P2 अपॉन साइन थीटा, P2 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, है ना। ये और ये कट गए, तो कितना आ गया अपना P1 P2 अपॉन साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं। तो बेटे पहले इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, P1 हो जाएगा बेटे C1 - C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M1 स्क्वायर का मॉड, और बेटे P2 हो जाएगा अपना इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि D1 - D2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, है ना, कोसेक थीटा बोल दो चाहे नीचे साइन थीटा बोल दो। बेटे टेन थीटा निकाल लेते हैं, है ना। दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो याद है फॉर्मूला, टेन थीटा कितना होता है, एक्यूट एंगल का टेन थीटा होता है मॉड ऑफ M1 - M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, है ना। टेन थीटा होता है ये। तो बेटे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ, बेटे जस्ट इमेजिन, है ना, इस चीज़ को ऐसे इमेजिन करो, ये क्या है बेटे परपेंडिकुलर, ये क्या है बेटे बेस, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है अपना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, है ना। और हाइपोटेनस बेटे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। बेटे आप ध्यान से देखो, है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और इस पिक्चर को देखो, है ना, इसको खोल के क्या बनेगा बेटे, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर माइनस 2M1 M2, है ना। समझ में आ रहा है, ये चीज़ कितनी आएगी, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर माइनस 2M1 M2 प्लस। सिमिलरली a प्लस बी का स्क्वायर, बेटे यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। बेटे ये और ये क्या कट गया। अच्छा ये और ये, है ना बेटे, इनको मल्टीप्लाई करके देखो तो 1 इंटू ये कर दिया तो कितना आएगा, 1 प्लस M2 स्क्वायर, M1 स्क्वायर इंटू ये कर दिया तो M1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर इंटू M2 स्क्वायर, ये आएगा। तो बेटे ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ क्या है, सेम। तो ये और ये क्या हो गया, गॉन। तो क्या बचा बेटे आपका C1 - C2 D1 - D2 अपॉन M1 - M2, है ना। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ साइन थीटा क्या लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरे को लिखना ये चाहिए था, अब सही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो ये है
हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, हो गया डिराइव। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें एक खास बात ये थी, जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो खेल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। a इज इक्वल टू बी प्लस टू दे रखा है, तो इसको देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपन b को ले लें 1 और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली a का वैल्यू अपने आप छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let points a b c represented by a cos थीटा i a sin थीटा i, है ना। 3 पॉइंट्स है, उनको रिप्रेजेंट किया ऐसे, और थीटा में थीटा i को दे रखा है अपने को, i है 1 2 3, यानी कि जो पॉइंट्स है बेसिकली बेटे वो क्या है, a cos थीटा 1 कॉमा a sin थीटा 1। अगला पॉइंट है a cos थीटा 2 a sin थीटा 2, और a cos थीटा 3 a sin थीटा 3। ठीक है, अब इसमें दिस प्लस दिस इज इक्वल टू -3/2। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज एट ओरिजिन, ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। अच्छा, तो लेट पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और अपने को एक रिलेशन दे रखा है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज एट ओरिजिन, है ना। तो सबसे पहले अपने को ध्यान गया कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये a cos थीटा a sin थीटा जैसे दे रखा है, तो ये बेटे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पैरामेट्रिक पॉइंट। क्या लिखा है, ये पैरामेट्रिक पॉइंट लिखा हुआ है। और कौन से कर्व का ये पैरामेट्रिक पॉइंट लिखा है, ये लिखा है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। इस सर्कल का ये पैरामेट्रिक पॉइंट लिखा है ना। कॉस साइन कहाँ पर आते हैं, सर्कल में आते हैं या एलिप्स में आते हैं, है ना। तो ये सर्कल पे लिखा हुआ है पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज ऑलवेज ऑन, दिस पॉइंट इज ऑलवेज ऑन सर्कल। ठीक है, दिस पॉइंट इज ऑलवेज ऑन सर्कल, दिस पॉइंट इज ऑल्सो ऑन सर्कल। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कुछ भी हो जाए, कोई भी वैल्यू हो जाए, हमेशा ये पॉइंट इस सर्कल पर है, ये पॉइंट भी हमेशा सर्कल पर है, ये पॉइंट भी हमेशा इसी सर्कल पर है। तो इससे क्या हुआ भाई, अगर 3 पॉइंट आपने डिस्कवर कर लिए, 3 पॉइंट आपने डिस्कवर कर लिए कि ये 3 पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो वो सर्कल उन तीनों पॉइंट्स का क्या लगा, वो सर्कल लगा उन तीनों पॉइंट्स का सर्कमसेंटर। ठीक है, यानी कि ये आपका सर्कल, तीनों पॉइंट जरूर इस सर्कल पर है, तीनों पॉइंट इस सर्कल पर है। ठीक है, ये पैरामेट्रिक पॉइंट आपका थीटा 1, ये आपका थीटा 2, ये आपका थीटा 3, है ना। तो ये तीनों पॉइंट इस सर्कल पर है, तो ABC आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अच्छा, उसके अलावा एडिशनल, क्योंकि मेरे दिमाग में ये कैसे आया था, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है एक वर्टेक्स पर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अभी इतना तो अपन ने डिस्कवर कर लिया कि पॉइंट अगर ऐसे हैं तो सर्कम सेंटर है एट ओरिजिन, ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटे इसके बारे में भी नहीं कह सकते, है ना। तो एक बार इसको खोल लेते हैं, इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये ऐसा किया, इसको उधर उचका दिया, तो कितना आएगा 2 इंटू, और बेटे कॉस A माइनस बी क्या होता है, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B प्लस 2 इंटू अगेन दूसरा वाला कॉस, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, है ना, इज इक्वल टू क्या है बेटे, -3। अब मैंने -3 को भी इधर ले आए, ठीक है, -3 को भी इधर ले आए, तो कितना हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर अपन ने देखा ये लिखा है 2AB 2BC
2CA है ना, क्या लिखा हुआ है बेटे 2AB 2BC 2CA है ना। और यहाँ पर साइन की तस्वीर भी देखें तो बेटे अगेन वही लिखा हुआ है 2AB 2BC और 2CA है ना। तो अपने दिमाग में आया कि भाई ये 2AB है ना, एक बार लिख देता हूँ मैं 2AB प्लस BC प्लस CA है ना। इस तरह की जो पिक्चर है वो बेटे कहाँ बनती है ना, ये बेटे बनती है साथ साथ किसके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के है ना। और ये दोनों चीज़ें एक साथ कहाँ पर दिखती हैं, जो अपन करते हैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर है ना। उसमें क्या आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ओके ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं भाई कहाँ से अपन ये प्रकट करा सकते हैं A स्क्वायर। अच्छा अगर ये A है ये B है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ना। तो क्या मैं मार्केट में कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसा ला सकता हूँ, हाँ ला सकता हूँ। इस 3 की हेल्प से अपन कुछ करते हैं। तो अपन ने चलो पहले तो लिखा एक बार कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3। और बेटे 3 को कैसे लिख सकते हैं, अब ये भी ऐसे ही प्रोफाइल है ना 2AB 2BC 2CA, ये भी ऐसे ही कॉस वाला भी 2AB 2BC 2CA। तो मैं क्या कह रहा था कि इसका स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख लिया, और बेटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख लिया। यानी कि यहाँ पर लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 है ना, ऐसे लिख लिया प्लस ट्वाइस ऑफ। बेटे इतना ज़्यादा लिखने में क्या टाइम लग जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ C1 C2, यानी कि C1 का मतलब क्या है बेटे कॉस थीटा 1, C2 का मतलब है कॉस थीटा 2 प्लस S1 S2, S1 का मतलब है साइन थीटा 1, S2 का मतलब है साइन थीटा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ C2 C3 S2 S3 ट्वाइस ऑफ C3 C1 प्लस S3 S1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ये अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3। ओ हो अरे ये क्या बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस ट्वाइस BC प्लस ट्वाइस CA। ये तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया इसका। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था चोरी चोरी चुपके चुपके A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, जहां पर A B C क्या है बेटे कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3। और एक और बन गया यो 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 क्या बन गया अगेन वही A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस ट्वाइस BC प्लस ट्वाइस CA। तो लिखते हैं इसको भी क्या आ गया है C1 प्लस C2 प्लस C3 का होल स्क्वायर प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और बेटे अगर मान लो कहीं मार्केट में लिखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये बेटे क्या है 0 है। तो बेटे अगर दो नंबरों का स्क्वायर है ना उनका सम 0 होता है और वो रियल नंबर है ना, और हम जानते हैं कि कॉस और साइन रियल होते हैं, तो जरूर क्या होगा बेटे दोनों नंबर क्या रहे होंगे 0 रहे होंगे एक साथ। यानी कि कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 बेटे ये क्या होगा 0, साथ साथ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3। ठीक है ये भी 0। अच्छा बेटा अब ये ख्याल आया कि अगर मान लो ये लिखा हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 ना, ये लिखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो बेटे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3। क्या लिखा है बेटे x1 प्लस x2 प्लस x3। और बेटे ये क्या लिखा हुआ है y1 प्लस y2 प्लस y3। तो क्या चीज़ होती है जहाँ पर इस तरह का पिक्चर या प्रोफाइल देखने को मिलता है, जहाँ पर आता है एब्सिसास का सम। ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम। तो मित्रों एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम आता है सेंट्रॉइड में है ना, याद करो
सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, ये होता है अपना सेंट्रोइड। अच्छा बेटे, तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है अपन ने पाया, ए से मल्टीप्लाई कर लो भली, है ना, ए से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए से मल्टीप्लाई कर लो। ये बेटे कितना आ रहा है, 0 और 0। तो ये तो अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कवर कर लिया था कि जो पॉइंट है ये पैरामेट्रिक पॉइंट है सर्कल का सेंटर है 0 0, और तीनों पॉइंट जो है अगर ट्राइंगल बना रहे हैं तो वो ट्राइंगल का सर्कम सेंटर हो जाएगा 0। तो अपन ने अभी फिलहाल जो रिसेंटली जो पता किया वो ये था कि सेंट्रोइड भी 0 आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है। तो अगर मान लो, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि सेंट्रोइड HGOI है ना, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और इन सेंटर, इन चार में से कोई भी 2 पॉइंट अगर ओवरलैप कर जाते हैं, चार में से कोई भी 2 ओवरलैप कर गए तो डेफिनेटली आपका जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाता है, इक्विलेटरल। ठीक है, क्या हो जाता है, ट्राइंगल इक्विलेटरल। तो इस वजह से ऑर्थो सेंटर एट ओरिजिन बेटे ये तो गलती हो गया है ना। क्यों? क्योंकि बेटे सर्कम सेंटर है, सेंट्रोइड है, पर ऑर्थो सेंटर तो ओरिजिन पर, ऑर्थो सेंटर भी तो आ जाएगा ओरिजिन पर। सही है, सारे पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे ऑर्थो सेंटर एट ओरिजिन, और एबीसीडी बेटे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस, तो दोनों करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। और बेटे एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपका क्या है, लॉजिक भी सही है। क्योंकि क्या है, आप सोचो आपका सर्कम सेंटर सेंट्रोइड आ गया 0 0, तो आपका ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर भी कहां पर होता है, जहां पर सेंट्रोइड होता है और जहां पर सर्कम सेंटर होता है। तो यस, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इससे अपन ने रिवाइज किया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स से भी कर सकते थे, पर कॉम्प्लेक्स से मैं नहीं बता रहा। हाँ, इससे अपन ने रिवाइज किया, एक तो सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट और छुटमुट ट्रिग्नोमेट्री। और भाई HGO वैसे याद ही होगा आपको, है ना। HGO क्या होता है, 2:1। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, a लेस देन b लेस देन c हैज नो रूट इन a to b, नो रूट इन b to c, वन रूट इन a to b एंड अदर रूट इन b to c, वन रूट इन माइनस इन्फाइनाइट से a एंड अदर रूट इन c to इन्फाइनाइट। भाई तो इसको देख के फील आना चाहिए कि x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c से अपन पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये 0 है तो मल्टीप्लाई कर दें अपन इक्वेशन को x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी से, है ना। तो भाई मल्टीप्लाई किया ना, तो 1/x माइनस ए इंटू दिस, है ना। इससे क्या आएगा बेटे, x माइनस बी, x माइनस सी, है ना, प्लस x माइनस ए इंटू x माइनस सी, है ना, प्लस x माइनस ए इंटू x माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, द इक्वेशन दिस हैज, अब बेटे ये क्या बन गया, ये तस्वीर बन गई क्वाड्रेटिक, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, जो LHS में बेटे आपके सामने है वो एक फंक्शन है, ठीक है, और वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। x माइनस बी, x माइनस सी, प्लस x माइनस ए, x माइनस सी, प्लस x माइनस ए इंटू x माइनस बी। ठीक है भाई। अच्छा, तो LHS fx इज इक्वल टू दिस। तो बेटे पैराबोला है ये, है ना। ध्यान से देखो बेटे, इसमें बेटे खोल के क्या बनेगा बेटे, एक्स स्क्वायर, यहाँ से बेटे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी खोल के क्या आएगा बेटे, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटे प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, है ना। और कुछ आएगा x इंटू माइनस बी माइनस सी, जो भी आएगा छो उसको। अभी तो इसको देखो 3x स्क्वायर आएगा। अच्छा बेटे, अगर 3x स्क्वायर आएगा तो
3x² आएगा, तो उसके बाद जो टर्म आ रही है ना 3x² प्लस समथिंग समथिंग जो आ रहा है, तो द इक्वेशन दिस हैज, बेटे क्या आ गया, पैराबोला आ गया। और पैराबोला का नेचर क्या है बेटे, अपवर्ड फेसिंग है ना। तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में ऐसा करें अपन, ये कुछ कह रहा है रूट इन a to b, रूट इन b to c, तो बेटे अपन ने पढ़ा है कंटिन्यूटी चैप्टर के अंदर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और बेटे वो थ्योरम क्या होता है कि जैसे मान लो ये फंक्शन है f(x), ठीक है, तो इसमें फंक्शन का वैल्यू निकाला अपन ने एट पॉइंट a, है ना, a पर निकाला। तो बेटे a पर वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और a पर वैल्यू कितना आ रहा है 0, ये आ रहा है ना, यानी कि f ऑफ a आएगा बेटे a माइनस बी इंटू a माइनस। बेटे अपन ये ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना, ये ऑप्शन। और अपन जानते हैं पैराबोला बेटे क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। पैराबोला इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। b पर निकाल रहे हैं बेटे, b पर क्या हो जाएगा बेटे, ये 0 और b पर ये 0 है ना। b पर इसको देखते हैं, यार b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। अच्छा भाई ये जो नंबर है a है ना, a क्या है, छोटा है, तो बेटे a माइनस बी क्या होगा, नेगेटिव, और a माइनस सी ये भी क्या होगा, नेगेटिव है ना। नेगेटिव इंटू नेगेटिव बेटे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बेटे b माइनस सी क्या है, पॉजिटिव, और b माइनस सी क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा तो पैराबोला क्या है, a पर है चल रहा है पॉजिटिव, और b पर कितना आ गया, नेगेटिव। तो अगर मान लो कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस है, हमेशा कंटिन्यूअस है, तो इंटरवल a to b में तो कंटिन्यूअस है ही, और एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, इंप्लाइज एक रूट आ रहा होगा a to b में कम से कम। तो ये तो बेटे क्या हो जाएगा, गलत। नो रूट इन b to c, इसमें चेक कर लेते हैं। तो b पर तो निकाल ही लिया, c पर निकाल लेते हैं। c पर बेटे क्या होगा, ये 0 ये 0, c देखा कितना आ रहा है बेटे, c माइनस ए इंटू सी माइनस बी है ना। तो बेटे c माइनस ए बेटे क्या हो जाएगा, c सबसे बड़ा नंबर है पॉजिटिव, c माइनस बी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमने देखा b पर वैल्यू आ रहा था नेगेटिव और c पर वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, अगेन साइन चेंज, तो बेटे रूट तो आएगा। साइन चेंज का मतलब है फंक्शन कम से कम उस इंटरवल में एक बार 0 हुआ होगा, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट। वन रूट इन a to b एंड अदर रूट इन b to c, बिल्कुल सही है। अभी देखा अपन ने यहीं से a और b ऑप्शन से जो काम किया वही अपना हेल्प कर रहा है सी ऑप्शन में। वन रूट इन माइनस इनफाइनाइट से, बेटे तो गलत है। पैराबोला के बेटे कितने रूट होंगे, पैराबोला के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट होते हैं बेटे, 2, और दोनों को डिस्कवर कर लिया अपन ने, दोनों है, एक है a से b में और एक है b to c में। तो हमने पाया कि रूट क्या है, a से बड़ा, और बेटे इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से a है ना। इसका मीनिंग क्या होता है बेटे, लेस देन a है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो रूट है वो क्या है, a से कम है। बेटे इसका मतलब क्या है, रूट इज ग्रेटर देन c है ना। अदर रूट c से इनफाइनाइट का मतलब क्या है, रूट जो है c से बड़ा है। तो एक रूट a से कम है, दूसरा रूट c से बड़ा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो एक और अप्रोच देखते हैं, ये तो पैराबोला था, बहुत इजीली अपन ने कर लिया। हाँ भाई अगला मेथड है ना, अगला मेथड ये कि भाई मान लो ये क्वांटिटीज जो है डिनोमिनेटर में है ना, तो भाई a के आसपास अगर आप जाओगे, जैसे ही x को a के पास करोगे, पटाख से ये नीचे 0 आएगा, और पटाख से ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटे, इनफाइनाइट। और x अगर बेटे a के पास है तो a माइनस बी क्या होगा, 0 तो नहीं होगा, कुछ फाइनाइट होगा, और फाइनाइट डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके भी नंबर क्या होगा, फाइनाइट। फाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा, फाइनाइट है ना। ये भी बेटे क्या है, फाइनाइट। तो बस ये इन्फिनिटी को भाग रहा है। अच्छा बेटे डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, ये इजीली दिख रहा है अपने को कि डिसकंटिन्यूअस है एट a, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, क्योंकि a डोमेन में नहीं है, b भी डोमेन में ही नहीं है, c भी डोमेन में ही नहीं है। अच्छा तो केवल a b c 3 पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे अंदाजे से इसका ग्राफ बना रहे हैं अपन है ना। पहले अपन ने ग्राफ बनाया था पैराबोला का, बनाया क्या था, जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ठीक है ना। अब अपन ग्राफ 1/x माइनस a, 1/x माइनस b, 1/x माइनस c, बेटे इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया अपन ने।
एफ डैश एक्स, है ना। तो बेटे 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/x माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटे इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, नेगेटिव, इसका भी डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका भी डेरिवेटिव बेटे क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव 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 मतलब इजीली दिख रहा है ऑलवेज डिक्रीजिंग। क्या होगा बेटे फंक्शन का ग्राफ, ऑलवेज डिक्रीजिंग। अच्छा, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो भी अपन ने इसका वैल्यू निकाला है ना, स्केच कर रहे हैं इसका ग्राफ, वैल्यू निकालते हैं a प्लस a माइनस, b प्लस b माइनस, c प्लस c माइनस, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि जब भी अपन किसी कर्व का स्केच करें तो अपने को उसका वैल्यू कहाँ कहाँ पर निकाल लेना चाहिए, डोमेन के एंड पॉइंट्स पर, ठीक है। तो डोमेन के एंड पॉइंट्स बेटे क्या माने जाएंगे, एक तो ए बी सी और एक माइनस इनफाइनाइट और एक इनफाइनाइट। बाकी नेचर तो आपने चेक कर ही लिया कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव आराम से दिख रहा है, हमेशा नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग है। इन्फिनिटी पर वैल्यू देख लेते हैं बेटे, बेटे 1/∞ क्या हो जाएगा बेटे, 0 0 0, यह आ जाएगा 0। माइनस इनफाइनाइट पे भी बेटे 1/-∞ भी क्या होता है, 0 0 0। बेटे a प्लस पर ये आसमान चढ़ जाएगा और बाकी सब क्या रहेंगे, फाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। a माइनस पे बेटे बस ये होगा कि ये नंबर है ना बेटे क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होने से बेटे क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, बाकी सब क्या रहेंगे, फाइनाइट। अब तो आपको क्लिक करी क्या, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। चलो बनाते हैं, मान लेते हैं a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, c यहाँ पर है। ये है ना बेटे, सी के जस्ट आगे इनफाइनाइट, फिर डिक्रीज करके अनंत पर जाकर के ग्राफ क्या हो रहा है बेटे, 0। बी से जस्ट आगे इनफाइनाइट और सी से जस्ट पहले क्या, माइनस इनफाइनाइट। तो कुछ ऐसा आया होगा भाई, आसमान पे है और पाताल में जा रहा है, तो जरूर जो है खजूर पे लटका होगा। भाई यहाँ पर भी ए के जस्ट आगे है ना, ए के जस्ट आगे क्या आसमान पे है और बी से जस्ट बेटे क्या पाताल में, तो यहाँ पर आसमान से आया और जरूर बीच में खजूर पर अटका होगा। और ए से जस्ट पहले है ना, ए से जस्ट पहले बेटे क्या है, माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर है बेटे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बेटे कितना है, 0, है ना। थोड़ा सोचो आप, ए से जस्ट पहले नेगेटिव है और 0 से आ रहा है और घटता हुआ आ रहा है, तो कैसा आ गया होगा बेटे, ग्राफ ऐसा होगा, है ना, इधर से सीधे घुस गया पाताल में। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कितने रूट हैं और वो कहाँ कहाँ पर है। तो आंखों से दिख रहा है, खटाक ग्राफ ने एक जगह एक्स एक्स को कट किया, खटाक ग्राफ ने दूसरी जगह एक्स एक्स को कट किया। एक पॉइंट बेटे किस किस के बीच में आ रहा है, ए से बी के बीच में, एक पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, बी से सी के बीच में। तो एक रूट है ए से बी, एक रूट है बी से सी, ठीक है। ये दूसरा मेथड है ना, दूसरा तरीका था सॉल्व करने का। एक और तरीका देख लेते हैं। भाई जो आखिरी मेथड है, मेथड उसमें भी यही बात जो है ध्यान रखनी है अपने को कि ग्राफ केवल एबीसी पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, केवल एबीसी पर डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर आपसे कोई रूट पूछ रहा है ए से बी के बीच में, तो आप इसी हालत में ए से जस्ट आगे वैल्यू निकाल लो। तो बेटे ए से जस्ट आगे वैल्यू निकाली बेटे, देख रहे हो बेटे, ए से बी का मतलब क्या है, ए से जस्ट आगे, है ना, यहां का मतलब क्या है, ए से जस्ट आगे। और बेटे ये इंटरवल क्या है बेटे, ए से बड़ा बी से छोटा, है ना। तो इस इंटरवल के लिए क्या करना पड़ेगा, बी से कम, ऐसा देखना पड़ेगा। तो ए से जस्ट आगे सोचो बेटे क्या होगा, आसमान में उड़ गया, इनफाइनाइट, फुर, ये क्या हो जाएगा बेटे, फाइनाइट होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव पर चुन्नू मुन्नू नंबर होगा, है ना। ये भी बेटे होगा क्या, नेगेटिव, पर क्या होगा, चुन्नू मुन्नू होगा। ये बेटे क्या होगा, इनफाइनाइट, चुन्नू मुन्नू। तो इनफाइनाइट क्या, पापा है बेटे, पापा जहां ले जाएंगे वहीं बच्चे चले जाएंगे। तो ए से जस्ट आगे फंक्शन किसको टेंड कर रहा है बेटे, इनफाइनाइट। और बेटे देखो बी से पहले, है ना बेटे, इसके हिसाब से क्या सोचना है बेटे, बी से पहले। तो बी से पहले, है ना, तो बेटे ये देख रहे हो बेटे, बी से पहले बेटे क्या होगा, बी से कम माइनस बी, वो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट।
और बाकी ये नंबर क्या हो जाएंगे, फाइनाइट, फाइनाइट का रेसिप्रोकल फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये बेटे क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, बाकी सब क्या है, चुन्नू मुन्नू, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा बेटे, माइनस इनफाइनाइट। तो अपन ने देखा कि फंक्शन जो है बेटे ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूस ही होगा ना, कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल तो होगा ना, भले ही ए डोमेन में नहीं है पर ए के जस्ट आगे की तरफ तो ये फंक्शन कंटिन्यूस ही आएगा, भले ही बी पर ये कंटिन्यूस नहीं है पर बी से जस्ट पहले तो आपने बिना पेन उठाए ग्राफ बनाया होगा ना, बी से पहले तो कंटिन्यूस है, तो इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, क्या आ गया, रूट आ गया, नो रूट गलत हो गया, सेम लॉजिक यहाँ पर, बाकी आप देख ही लिए कि एक रूट यहाँ आएगा और एक रूट यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ओरली भी कर सकते हैं, जिसमें अपन ने डायरेक्ट जो है फंक्शन का साइन चेक कर लिया बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग इस टेस्ट का काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो करते हैं इसको। क्या दे रखा है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल्स टू, इसका वैल्यू बताना है अपने को। भाई ऐसा देखने से लग रहा है कि ये तो क्या लिखा हुआ है, एलिप्स लिखा है ये, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये तो एलिप्स जैसा है। और इसको देख के लग रहा है ये लिखा हुआ है ऐसा, एक्स एक्स1 बाई ए स्क्वायर वाई वाई1 बाई बी स्क्वायर, और ऐसा लग रहा है ये इसी के लिए तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एलिप्स का कोई कनेक्शन नहीं है। अरे अंदर एलिप्स देने का क्या मतलब, एलिप्स है भी नहीं, वो इक्वेशन थोड़े ना, अंदर तो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो अपन ने बेटे अपने दिमाग में आया कि अपन साइन इनवर्स को एक बार डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो साइन इनवर्स की जो परिभाषा होती है ना, डिफाइंड जहां पर होता है साइन इनवर्स, वो होता है जब जो मसाला है उसके अंदर वो क्या हो बेटे, -1 से 1, ठीक है, क्या हो वो, -1 से 1। तो ये तो फॉर डिफाइनिंग साइन इनवर्स, फॉर डिफाइनिंग साइन इनवर्स है ना बेटे। कॉस इनवर्स के लिए फॉर डिफाइनिंग कॉस इनवर्स है ना। कॉस इनवर्स को डिफाइन करने के लिए बेटे क्या होगा, x अपॉन 2√2 प्लस y अपॉन 3√2 -2 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्या किया अपन ने, इसको भी डिफाइन किया, इसको भी डिफाइन किया, जितने भी टर्म्स मौजूद थे ना बेटे उन सबको अपन ने कर लिया डिफाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओ हो भाई x और y क्या होंगे, रियल होंगे। तो x और y अगर रियल होंगे तो ये डबल इनइक्वालिटी बन रही बेटे, क्या बन रहा है बेटे, ये डबल इनइक्वालिटी। मैं क्या कह रहा था कि आप x और y कोई भी रियल नंबर लो बेटे, स्क्वायर का सम तो हमेशा क्या होता है, 0 या उससे ज्यादा, है ना। स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 0 या उससे ज्यादा। तो जो नंबर 0 या उससे बड़ा है बेटे वो -1 से तो सदैव ही बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी रियल, क्या हो जाएगा आंसर, एनी रियल एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। और दूसरा वाला x² बाय 4 प्लस y² बाय 9 लेस देन इक्वल टू 1। बेटे इसका मतलब क्या होगा, x² बाय 4 प्लस y² बाय 9 लेस देन इक्वल टू 1। बेटे इसका मतलब होगा, ठीक है, इसका मतलब होगा इंटीरियर ऑफ एलिप्स, ठीक है बेटे। क्या होगा इसका मतलब, इंटीरियर ऑफ एलिप्स, है ना बेटे। यहां पर मेजर एक्सिस देखो बेटे, y के नीचे बड़ा है ना। तो ये कौन सा वाला एलिप्स है बेटे, ये खड़े वाला है ना, लेटे वाला नहीं है, ये खड़े वाला एलिप्स है ना। इसमें बेटे ये जो पॉइंट है कितना हो जाएगा बेटे, 0 3, है ना। ये पॉइंट बेटे कितना हो जाएगा, 2 0। तो क्या कह रहा है ये कुल मिला के कि इसको डिफाइन करने के लिए, साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए बेटे ये जो एक्स वाई है वो कहाँ होना चाहिए बेटे, एलिप्स के
अंदर होना चाहिए, ठीक है। फॉर डिफाइनिंग साइन इनवर्स पॉइंट एक्स वाई शुड लाई एलिप्स के अंदर, है ना, या एलिप्स के ऊपर भी। इक्वल टू 1 का मतलब क्या बेटे, एलिप्स के ऊपर, है ना, एलिप्स की बाउंड्री पर। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं भाई। -2 इधर उधर उचका दिया, x/2√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस y/3√2 लेस देन इक्वल टू 3। बेटे ये तो ऐसा लग रहा है, ये लाइन है ना, जैसे इक्वल टू 1 लिखूंगा मैं, मान लो 1 इज इक्वल टू x/2√2 प्लस y/3√2 इक्वल टू लिखूंगा। तो बेटे ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है लाइन की, ये तो डबल इंटरसेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है ना। और बेटे 3 को इधर उचका के अगर मैं इक्वल टू 3 लिखूंगा, x/2√2 प्लस y/3√2 इज इक्वल टू 3, ये वाली लाइन लिखूंगा। अगेन बेटे 3 को इधर लाके 6√2 9√2 लिख के क्या बन रहा है, डबल इंटरसेक्ट फॉर्म बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, डबल इंटरसेक्ट फॉर्म। ये भी डबल इंटरसेक्ट फॉर्म, ये भी डबल इंटरसेक्ट फॉर्म। थोड़ा और ध्यान से देखा अपन ने, प्योरली 1 डिग्री टर्म है बेटे यहाँ पर, और यहाँ पर प्योरली 1 डिग्री टर्म है। तो बेटे इन दोनों के प्योरली 1 डिग्री टर्म वो क्या आ रहे हैं बेटे, सेम। तो बेटे दो लाइनों के अगर प्योरली 1 डिग्री टर्म्स जो हैं, टर्म्स आर सेम, मान लो प्योरली 1 डिग्री टर्म्स आर सेम, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये दोनों लाइनें बेटे क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, क्या हो जाएंगी लाइनें, पैरेलल। अच्छा ठीक है, इसका स्केच करते हैं बेटे ना, पहले इसका स्केच कर लेते हैं। तो बेटे इसका x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 2√2 करीब करीब यहाँ पर आएगा। y इंटरसेप्ट बेटे कितना आ रहा है, 3√2 है ना, यहाँ पर आएगा। बेटे ऐसा लग रहा है ये किसी पॉइंट पर है ना, किसी एलिप्स पर, किसी पॉइंट पर है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये टेंजेंट लिखा हुआ है ना, इक्वल टू वाला। इनइक्वालिटी नहीं, इक्वल टू की बात कर रहा हूं, इनइक्वालिटी की नहीं। अच्छा बेटे इस एलिप्स पर है ना, इक्वल टू 1 वाले की बात कर रहा हूं बेटे। इस पर बेटे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा बेटे, 2 cos थीटा। क्या होता है बेटे पैरामेट्रिक पॉइंट, a cos थीटा b sin थीटा, है ना। क्या होता है पैरामेट्रिक पॉइंट, a cos थीटा b sin थीटा। अच्छा तो बेटे मान लो ये पॉइंट पर अपन ने एक टेंजेंट लिखा, तो क्या बनेगा बेटे, x cos थीटा बाय 2 प्लस y sin थीटा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बनेगा। अच्छा बेटे तो cos थीटा और sin थीटा बेटे इसको ध्यान से देखो बेटे, है ना, यहाँ पर अगर अपन कंपेयर करें, ओ हो बेटे, अगर इनको कंपेयर करें तो इजीली दिख रहा है अपने को कि थीटा क्या हो जाएगा बेटे, cos थीटा 1/√2 sin थीटा 1/√2, यानी कि थीटा क्या आ गया, 45। अच्छा तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो एक्चुअली में इस एलिप्स पर टेंजेंट है एट इट्स पैरामेट्रिक पॉइंट corresponding to थीटा इज इक्वल टू 45। चलो दोबारा बनाते हैं डायग्राम। बेटे एलिप्स तो ऐसा ही है, खड़े वाला, और लाइन जो है बेटे थीटा 45 पर, थीटा 45 पर क्या है, टेंजेंट है। अच्छा बेटे इसको देखो, इसके इंटरसेप्ट क्या है, और बड़े हैं, ठीक है ना, इसके वाले और बड़े हैं। यहां 6√2 और 9√2 आ रहा है, तो जिसके बड़े होते हैं वो बेटे क्या होता है, वो इससे और दूर हो जाएगा, है ना, इस लाइन से x इंटरसेप्ट और बड़ा, y इंटरसेप्ट और बड़ा, ठीक है, और दूर हो जाएगा। अब बेटे ऐसे x y इनको देखते हैं। अभी अपन ने इसको देख लिया, इसको देख लिया, पर इनइक्वालिटी तो देखा ही नहीं। तो बेटे अपन ने क्या किया, इसमें x और y की जगह क्या रख दिया बेटे, 0 0 रख दिया। तो बेटे क्या होगा बेटे, 1 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3। बेटे इसको देखो बेटे, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। बेटे इसको देखो, इस वाले को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। 0 क्या 1 से बड़ा होता है, नहीं होता। 0 क्या 3 से छोटा होता है, हाँ होता है। अर्थात कि ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
ये जो लिखा हुआ है ना बेटे, ये ऐसे एक्स वाई हैं, ये ऐसे एक्स वाई हैं जो इस लाइन के एक सर्टेन साइड लाई कर रहे होंगे। क्या है? पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हैं ऑन सर्टेन साइड ऑफ लाइन। और हम क्या चेक कर रहे हैं बेटे कि क्या ये सेम साइड ऑफ ओरिजिन है या डिफरेंट साइड ऑफ ओरिजिन है। सेम साइड या डिफरेंट साइड चेक कर रहे हैं। तो हमने ये पाया कि ओरिजिन के लिए ये क्या कर रहा है बेटे? सेटिस्फाई, है ना। ये वाला क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। यानी कि एक्स वाई क्या है बेटे? एक्स वाई क्या है बेटे? इस लाइन के उसी तरफ जिस तरफ कौन है? ओरिजिन। ठीक है, इस लाइन के उस तरफ जिस तरफ कौन है? ओरिजिन। और बेटे यहां पर 0, 1 या 1 से बड़ा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यानी कि एक्स वाई इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखिए बेटे, है ना, एक्स वाई कहाँ है बेटे? इस लाइन के उस तरफ जिस तरफ ओरिजिन नहीं है। तो इस लाइन के इस तरफ तो ओरिजिन है, इस तरफ ओरिजिन नहीं है। तो इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ, ठीक है। और बेटे क्या है? दोनों है, डबल इनइक्वालिटी है। यानी कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। यानी कि ऐसा एक्स वाई जो इस लाइन के इस तरफ और उस लाइन के उस तरफ, तो दोनों होने चाहिए। तो बेटे कहाँ आ जाएगा आपका एक्स वाई? ये वाला पार्ट है बेटे, इसमें आ जाएगा आपका एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पर। तो एक्स वाई बेटे अगर आपका यहाँ पर आ गया, अच्छा बेटे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। यानी कि स्वयं एक्स वाई इस लाइन पर भी हो सकता है और इस लाइन पर भी हो सकता है और बीच के जितने भी पॉइंट हैं वहां पर भी हो सकता है। अच्छा आओ दोबारा करते हैं सबको। तो भाई यहां पर कितने टर्म दे रखे थे? ये टर्म, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। और पूरा एक्सप्रेशन जो है उसमें साइन इनवर्स भी है, कॉस इनवर्स भी है, ठीक है। क्या करना होगा? इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफाइन करना होगा। टू डिफाइन ऑल टर्म्स। जब भी बेटे हम फंक्शन की बात करते हैं, है ना, आईटीएफ की बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो हमें जितने भी टर्म्स दे रखे होते हैं सवाल में, उनमें से सबको, ऑल टर्म्स को डिफाइन करना होता है। तो ऑल टर्म्स को डिफाइन करने में अभी तक हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इसको डिफाइन करने के लिए एक्स वाई बेटे कहां होना चाहिए? एलिप्स के अंदर होना चाहिए। और बेटे इसको डिफाइन करने के लिए जो आपका एक्स वाई है वो कहाँ होना चाहिए? लाइन के बीच में या दोनों लाइनों में से किसी एक पर हो सकता है, ठीक है। तो सोचो ये भी डिफाइन होना चाहिए और ये भी डिफाइन होना चाहिए। यानी कि ऐसा एक्स वाई जिसके लिए ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। बेटे वो क्या है? एलिप्स या एलिप्स के ऊपर और लाइंस या लाइंस के बीच में। तो बेटे एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है। ऐसा एक्स वाई दुनिया में एक ही है जिसके लिए ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। एंड व्हाट इज दैट? दैट एक्स वाई इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बेटे क्या था? थीटा 45 है ना। तो थीटा 45 मतलब बेटे कितना हो जाएगा? √2 और 3/√2। ये तो बेटे आपका क्या आ गया? एक्स वाई। ऐसा एक्स वाई जिसके लिए ये सब डिफाइंड है वो ऐसा एक ही है और वो ये है। अब आप ये वैल्यू वहां रख दो। चाहे आप ऐसे समझ लो कि बेटे ये जो नंबर है ना इसको क्या होना पड़ा? बेटे 1 होना पड़ा, है ना, क्योंकि एलिप्स के ऊपर था, है ना, ये 1। और बेटे यहां पर देख लो इस पिक्चर को, -2 था ना, तो -2 = 1 आ रहा था। तो ये वाली क्वांटिटी x अपॉन दिस, ये क्वांटिटी है ना x अपॉन, इसको क्या होना पड़ा बेटे? 1 टेंजेंट के लिए। तो ये वाली जो चीज है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 -2। तो क्या लिखा हुआ बेटे? साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1, ये लिखा हुआ है। साइन इनवर्स 1 बेटे क्या होगा? 90। कॉस इनवर्स -1 क्या होगा बेटे? पाई। तो कितना आ जाएगा बेटे? 3π/2, है ना। आंसर है 3π/2। ठीक है भाई, इससे अपना मतलब बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज हो गए अपने। एक अपना रिवाइज हो गया एलिप्स, एलिप्स का इंटीरियर पॉइंट,
ITF का डोमेन, लाइंस के बीच का इलाका, और उसके बाद पोजीशन ऑफ पॉइंट कि पॉइंट ओरिजिन के इस तरफ या उस तरफ, जिस तरफ भी है विद रिस्पेक्ट टू लाइन है। ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन लिमिट का सवाल है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की पावर माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स बेस ए अपॉन सेक इनवर्स ऑफ ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए बेस एक्स। लिमिट में क्या होता है कि जब भी अपन किसी एक्सप्रेशन को देखते हैं, पूरी लिमिट के अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन एग्जामिनर अपने को दे सकता है, तो जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है या वो किसको टेंड कर रहा है। जैसे अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक मसाला है एक्स की पावर माइनस ए लॉग ऑफ एक्स बेस है ना बेटा, इसको कैसे लिख लें अपन, लॉग ऑफ एक्स बेस ए डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए। ठीक है, इसको ऐसे लिख लें। अब बेटे इसमें क्या कर सकते हैं अपन, लॉग एक्स बेस ए में बेटे इसको ln में करना पड़ेगा है ना, ln ऑफ एक्स अपॉन ln ए। क्या लगा दिया मैंने बेटे, बेस चेंज थ्योरम है ना, और नीचे क्या है एक्स की पावर ए। ऑल राइट है ना, ए 1 या 1 से बड़ा है, ओ हो ए 1 या 1 से बड़ा है, तो 1 या 1 से बड़े का लॉग बेटे क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। अब अपन देखते हैं कि ये किसको टेंड कर रहा है, कॉट इनवर्स के अंदर जो मसाला है वो टेंड किसको कर रहा है, एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बेटे इन्फिनिटी का लॉग बेटे क्या होता है, इनफाइनाइट। इन्फिनिटी की पावर 1 से बड़ा, यानी कि इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का क्यूब, इस तरह का कुछ, वो भी क्या होता है बेटे, इनफाइनाइट। तो कौन सी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है बेटे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो बेटे मैं क्या लगाया था, याद करो है ना, एल ऑपिटल रूल। ठीक है, मैं लगा रहा हूं बेटे एल ऑपिटल रूल। उससे क्या होगा बेटे, मुझे इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सिंप्लीफाई करने का मौका मिलेगा। बेटे ln x है ना, ऊपर का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, 1/x। ये बेटे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ना, तो डिनोमिनेटर में ln है तो बेटे कांस्टेंट है। x की पावर a का डेरिवेटिव बेटे क्या होगा, a x की पावर a माइनस 1। बेटे ये x इधर ले गए अपन है ना, तो a ln a और x की पावर a। ठीक है, ऐसा कर लिया अपन ने। ओहो, अब ये बेटे ये नीचे क्या आ गया, नीचे मसाला बन रहा है इन्फिनिटी और ऊपर बन रहा है बेटे 1, तो ये क्या हो गया बेटे 0। ओके, तो ये जो नंबर है बेटे कॉट इनवर्स के अंदर जो घुसा हुआ है वो किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो कैसा बन रहा है ऊपर की तरफ, कॉट इनवर्स 0। कॉट इनवर्स 0, कॉट 90 क्या होता है, 0 है ना, कॉट 90 क्या होता है, 0। तो कॉट इनवर्स 0 क्या हो जाएगा बेटे, 90। ओके, तो जब x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, ये टेंड कर रहा है 0 को, कॉट इनवर्स 0 फिर टेंड करेगा किसको, 90 को। तो अपन ने ये डिस्कवर किया कि न्यूमरेटर बेटे किसको टेंड कर रहा है, π/2 को। अब अपन बेटे सेक इनवर्स डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में लिखा है बेटे a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ x बेस है ना, अगेन बेस चेंज। बेटे बेस चेंज थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि केवल ln ही है जिसका डेरिवेटिव मुझे याद है। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। बाकी सब में आप log टू द बेस e में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आएगा a की पावर x, यहाँ आएगा ln x डिवाइडेड बाय ln a। क्या आएगा बेटे, ln x अपॉन ln a। ठीक है, a की पावर x इंटू ln x अपॉन ln a है ना, ये आ गया। अच्छा, फिर वही ये देखा अपन ने कि क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है जब x इन्फिनिटी को जा रहा है। भाई 1 से बड़े है ना बेटे, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी बेटे किसको टेंड करेगा बेटे, इन्फिनिटी को। ln x बेटे, ये ln x बेस a था, a बेस x था, a बेस x था, तो यह आ जाएगा ln ऑफ a और ln ऑफ x। हाँ, तो बेटे ln a तो बेटे क्या होगा, अगेन बताया था अभी, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर होगा।
डिवाइडेड बाय, बेटे इन्फिनिटी का लॉग क्या होगा बेटे, इन्फिनिटी, है ना। तो बेटे क्या बन रहा है, ये कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो लगाते हैं इसमें भी लो एल ऑर्बिटल, है ना। तो बेटे एल एंड ए तो बेटे क्या है, कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल लो आप। बेटे याद करो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन ए। बेटे एल एन एक्स का डेरिवेटिव बेटे क्या होगा, 1 बाय एक्स, तो आ जाएगा एल एन ए का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ए की पावर एक्स, ठीक है, ये आएगा। तो बेटे ये नंबर इजीली दिख रहा है अपने को, किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। फाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट क्या होता है बेटे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये नंबर किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। हो, ये नंबर अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो सेक इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, सेक इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब बेटे क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, 0, क्योंकि 0 का ही रेसिप्रोकल क्या होता है, इनफाइनाइट। तो सोचो आप, कॉस थीटा बेटे क्या है, 0, तो कॉस थीटा 0, तो बेटे थीटा क्या हो जाएगा, 90, यानी कि सेक इनवर्स बेटे इन्फिनिटी क्या होगा, 90, क्योंकि सेक 90 क्या होगा, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0। तो ऊपर वाला मसाला भी बेटे किसको टेंड कर रहा था, π/2 को, नीचे वाला भी बेटे किसको टेंड कर रहा है, π/2 को। तो ऊपर और नीचे बेटे क्या है, दोनों नंबर क्या है, सेम, दोनों नंबर सेम है, तो लिमिट कितना आ जाएगा बेटे, 1, ठीक है। तो हमने इस सवाल के अंदर पार्शियल लिमिट नहीं लगाया, आप ऐसे न सोचें कि पार्शियल लिमिट लगा दिया, इसको अदर किया, इसको अदर सॉल्व किया, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग जगह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप वैल्यू तो एक ही जगह पुट कर रहे हैं ना, एक ही साथ पुट कर रहे हैं ना। इस फंक्शन का वैल्यू टेंड कर रहा है 1 को, π/2 को, इसका भी वैल्यू टेंड कर रहा है π/2 को। तो दोनों फंक्शंस का वैल्यू, ऊपर भी π/2 नीचे भी π/2, तो लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे, L/m, याद आ गया, L/m कितना है, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। एफ दे रखा है अपने को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू है 0 से 2π, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू, वो सारे पॉइंट जहां पर फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है, ये बताना है। तो बेटे इसके लिए तो अपने को क्या है, ग्राफ में देखना पड़ेगा कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना। बेटे याद करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कितनी जगह होता था, ये डिसकंटिन्यूअस होता है जब अंदर क्या आता है बेटे, इंटीजर, ठीक है, अंदर क्या आता है, इंटीजर। अच्छा बेटे साइन एक्स का वैल्यू तो स्टार्टिंग में है ना, जब अपन यहां से चालू होंगे तो स्टार्टिंग में साइन एक्स का वैल्यू बेटे क्या हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना बना लेते हैं, एक बार ग्राफ बना लेते हैं साइन का, बेटे 0 π 2π, ठीक है, ग्राफ बना लिया। कॉस का ही बना लेते हैं, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ, ये 2π, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, f इज इक्वल टू दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, वो सारे पॉइंट जहां पर f नॉन डिफरेंशिएबल है। बेटे यहां पर क्या होता है, साइन का मैक्सिमा, जहां पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 1, और यहां पर बेटे क्या है, 0,1, यहाँ 90 पर बेटे कितना आ जाएगा, 0। तो अपन ऐसा करते हैं, इंटरवल लेते हुए चलते हैं जहां पर ये चीजें जो है क्या बन रही है, इंटीजर बन रही हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि स्टार्टिंग में ही 0 पर, स्टार्टिंग में ही 0 पर वैल्यू, बेटे 0 पर वैल्यू क्या है बेटे इसका, 0, और cos 0 बेटे क्या होता है, 1। 0 का बेटे याद करो, इंटीजर का बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वही होता है, ठीक है। तो 0 का क्या हो जाएगा बेटे, 0, और 1 का
ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटे क्या होगा 1, तो 0 + 1 कितना आ जाएगा 1। अब अगला थॉट अपने को ये आया कि भाई 0 के तनिक आगे साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटे, पॉजिटिव फ्रैक्शन। साइन का वैल्यू बेटे क्या होता है, जब आपने एंगल लिए बेटे 0 से 90, तो साइन की वैल्यू क्या होती है बेटे, पॉजिटिव फ्रैक्शन। उसका बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटे 0, ठीक है। तो भाई x का वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, तो बेटे क्या होगा, अगेन cos भी क्या होता है बेटे, पॉजिटिव फ्रैक्शन। उसका भी बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इस इंटरवल का बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटे 0 है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटे 0 + 0, ठीक है, 0 + 0। x का वैल्यू बेटे क्या है 90, तो बेटे साइन 90 क्या हो जाएगा 1 और cos 90 क्या होता है 0, तो अगेन बनेगा 1 + 0 यानी कि 1। अब अपन चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 से लेकर के 180। तो 90 से 180 देख रहे हो बेटे, साइन का क्या चल रहा है अपना सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन का वैल्यू बेटे क्या होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन। पॉजिटिव फ्रैक्शन का बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। और cos बेटे देख रहे हो, cos का ग्राफ 90 से 180 में बेटे cos क्या होगा बेटे, नेगेटिव फ्रैक्शन। नेगेटिव फ्रैक्शन का बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा अपना -1। तो 90 से पाई में बेटे एक नंबर तो क्या बनेगा बेटे 0, और एक नंबर क्या बनेगा बेटे -1। तो क्या आ रहा है बेटे -1। अच्छा 180 पर देख लेते हैं भाई, साइन 180 क्या होगा 0, और साइन 180 0, और cos 180 क्या होता है -1। 180 के आगे देख लेते हैं, 180 से 3π/2, तो बेटे 180 से 3π/2 है ना, पाई से 3π/2 ये पार्ट है ना बेटे। ये पार्ट में साइन के आगे आपका नेगेटिव फ्रैक्शन वो -1। बेटे cos भी 180 से 3π/2, ये भी क्या आ रहा है नेगेटिव फ्रैक्शन। तो नेगेटिव फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बेटे -2। अब आएगा x = 3π/2, तो साइन 3π/2 बेटे क्या होता है -1, cos 3π/2 क्या होता है 0। अब अपन ले लेते हैं 3π/2 से लेकर के 2π। तो cos बेटे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। और बेटे साइन है ना, साइन बेटे क्या हो जाएगा, नेगेटिव फ्रैक्शन, उसका आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा -1 + 0। अच्छा बेटे x = 2π ले लेते हैं। 2π पर बेटे क्या होगा, साइन आ जाएगा 0, और cos 2π क्या होता है 1। तो 0 + 1 है ना, कितना आ जाएगा 1। 0 + 1 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। भाई 2π से जस्ट पहले देख रहे थे एक बार, 2π से जस्ट पहले है ना, इसका cos का वैल्यू क्या आएगा 1 -1 और 0 है ना, -1 और 0, और सीधे लपक के क्या आएगा बेटे, सीधे 2π पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2π से जस्ट पहले क्या आ रहा है -1 आ रहा है। अच्छा आ रहा होगा, चलो ठीक है। तो देखते हैं इसका ग्राफ, देखते हैं। तो अपन इसका ग्राफ देखा भाई, स्टार्टिंग में 0 पर बेटे क्या है 1 है, यहाँ पर सॉलिड बनाए थे, ये 0 पर 1 है। आगे चल के बेटे 0 से 90 है ना, क्या आएगा बेटे हॉलो है ना, 0 से 90 कितना आ जाएगा 0। 90 पर बेटे अगेन कितना आ जाएगा 1, 90 पर 1 है। और बेटे 90 से 180 कितना आ जाएगा -1, 90 से 180 -1, यहाँ पर हॉलो और यहाँ पर हॉलो, ये आ गया आपका 180, ये आ गया आपका 90। 180 से बेटे 3π/2 कितना है -2। 180 पर कितना आया था, 180 पर आया था -1, यहाँ पर सॉलिड आएगा बेटे 180 पर -1 है, ये आएगा 3π/2। 3π/2 पर कितना है -1, 3π/2 पर है -1, और 3π/2 से 2π, 3π/2 से लेकर के 2π तक जाएंगे, अगेन कितना है -1, और यहाँ पर बेटे हॉलो, ये आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट 2π, और 2π पर बेटे कितना आ जाएगा वैल्यू 1 है ना,
ये ग्राफ आ रहा है। तो अपन ने इसमें देखा कि भाई जैसे अपन 0 पर देखें अपन, तो 0 पर डिसकंटिन्यूस है ऑटोमेटिकली, जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूस, याद आ रहा है आपको, डिसकंटिन्यूस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशियबल। जहाँ जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है वहाँ पर नॉन डिफरेंशियबल भी होता है। तो एक 0 आ रहा है बेटे, फिर तो लगातार चलते गए, कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियबल भी है। तो अगला पड़ाव क्या था बेटे, 90, उसमें दिक्कत आ रही है। फिर अपन चलते चले गए, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ दिक्कत आ रही है, पाई पर। उठाया, पेन उठाना पड़ा, पाई से 3π/2 कोई दिक्कत नहीं, फिर 3π/2 पर दिक्कत है, 3π/2 पर पेन उठाना पड़ा। ये कितना जाएगा, कांस्टेंट है, और 2π, स्वयं 2π पर भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि 2π पर वैल्यू आ रहा है 1 और उससे पहले पेन आपका कहीं और था। तो 1 2 3 4 5, 0 90 180 3π/2 और 2π है ना, 5 जगह पर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है, और हेंस बाकी सब जगह क्योंकि कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव 0 है, तो इसीलिए और कहीं पर नॉन डिफरेंशियबल नहीं है, यानी कि हर जगह बाकी जगह डिफरेंशियबल है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना, 5। भाई इस सवाल से अपन ने सीखा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉन डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी देखने के लिए फंक्शन को, स्पेशली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन करना। पीस वाइज जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप उसको इस तरह से पीस वाइज नहीं लिख पाओगे। अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हो तो आप कैसे चेक करोगे कि कहाँ पर परिभाषा चेंज हो रही है। ब्रांच वाइज आपको डिफाइन करना होगा, और फिर उसके बाद तो बहुत आसान है, क्योंकि साइन का ग्राफ बनाते कि 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 का 1, -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ठीक है, इस तरह से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन भी अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। भाई अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड और थोड़ा सा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, दोनों का ही बोल सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें बनानी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और यूज़ करना है अपने को डिफरेंशिएशन के फंडे। तो अपने को दे रखा है y = x + √1 + x² की पावर n, और अपने को मैचिंग खेलना है, ठीक है, 1 + x² इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस x इंटू डेरिवेटिव इज, ये अपने को बताना है। तो भाई क्योंकि इसने दे ही रखा है कि डैश निकालना है, डबल डैश निकालना है, तो चालू हो जाते हैं अपन, डिफरेंशिएट करते हैं। भाई सबसे पहले अपन ने देखा प्रोफाइल है f(x) की पावर n। क्या है बेटे प्रोफाइल, f(x) की पावर n। तो इसको कैसे करते थे अपन, इसको ऐसे करते थे, dy/dx = पहले क्या होगा, तो पहले क्या होगा, पहले अपन f(x), पहले अपन करेंगे x की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो पहले बेटे x की पावर n का डेरिवेटिव कैसा आता है, किस तरह का आता है, n x की पावर n-1। तो समथिंग की पावर n, समथिंग की पावर n का डेरिवेटिव क्या आता है, n इंटू समथिंग की पावर n-1। क्या होता है, n इंटू समथिंग की पावर n-1। ठीक है, तो कर दिया, n इंटू समथिंग की पावर n-1। ठीक है, ये पहला स्टेप है ना। जैसे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटे, n f(x) की पावर n-1। नेक्स्ट थॉट आएगा, चेन रूल में आएगा बेटे f का डैश। समथिंग क्या था, समथिंग को डिफरेंशिएट करो, तो किसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ x + √1 + x²। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या बना बेटे, n x + √1 + x² की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय, बेटे x का कितना जाएगा 1, √θ का डेरिवेटिव बेटे क्या आएगा 1/2√θ, और चेन रूल में बेटे x² का कितना आएगा 2x। अच्छा बेटे एलसीएम लिया, n इंटू x + √1 + x² की पावर n-1 इंटू 1 + x/√1 + x²।
रूल में अपन ने डिफ्रेंशिएट किया और x का डेरिवेटिव 1 और इसको ऐसे लिख लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब आप एलसीएम लोगे ना तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, जो कि एक्चुअली यही पिक्चर बन रही है ना। लिखते हैं इसको एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटे ये नंबर और ये नंबर है ना, ये मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, पावर n। तो आएगा n x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 की पावर n डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्या चल रहा था अपना y डैश, ये dy बाई डी एक्स। अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया भाई। ये जो टर्म है ना x इक्वल टू ये वाला, ये खुद स्वयं क्या है, y है ना। तो अपन जब पुनः डिफ्रेंशिएट करें तो अपन यहाँ पर लिख लें y, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ये थोड़ा उचका भी लिया इधर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू वाई, ऐसे लिख लिया। अभी थोड़ा सुंदर बन गया। और आप सोचें थोड़ा सा कि जब हम इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर प्रकट हो जाएगा डबल डैश और यहाँ पर आ जाएगा डैश। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए डिफ्रेंशिएट किया, लेफ्ट साइड आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय वाई डैश का डेरिवेटिव। वाई डैश का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, वाई डबल डैश प्लस बेटे अंडर रूट का डेरिवेटिव है ना। तो रूट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, 1 बाय 2 रूट थीटा है ना। याद किया अपन ने, रूट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 2 रूट थीटा। और चेन रूल में बेटे डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, n तो कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है बाहर, और y का डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश। 2 से 2 गॉन। बेटे इस शक्ल को, इस प्रोफाइल को समझो, जैसे ये प्रोफाइल लाना है अपने को, डबल डैश जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो इजी गोइंग में आ जाएगा। अगर अपन पूरी इक्वेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें है ना, आराम से आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बेटे ये अंडर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, x इंटू वाई डैश। और बेटे यहाँ आ जाएगा n वाई डैश अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ऑप्शन पे एक बार नज़र रखते हैं, अपनी पैनी नज़र हमने हमेशा ऑप्शन पे रखी है। यहाँ पर क्या क्या मैंशनड है, चारों ऑप्शंस में y जैसा मैंशनड है। तो हमने एक तो ये रिश्ते नाते देखे थे y डैश y में, एक ये कनेक्शन भी अपने पास अच्छा है, ठीक है। तो अपन ने दोनों को देखा। और बेटे अपन ने देखा लेफ्ट साइड का जो प्रोफाइल है पूरी तरह बन गया है, पूरी तरह मैच कर रहा है जो अपने से पूछा गया है। राइट साइड को अपने को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, अगर कर सकते हैं तो अपन ने देखा बेटे y डैश इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, एन वाई। तो यहाँ से यहाँ तक ये बेटे क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय एन वाई, ठीक है। क्या है ये, n इंटू एन वाई। तो कितना आ जाएगा बेटे ये, n स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर n स्क्वायर वाई मैंशनड है, ए ऑप्शन में n स्क्वायर वाई मैंशनड है। तो भाई इसमें अपन ने देखा कि कैसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। फ्रेमिंग के टाइम पर आप एक स्टेप तो आप अंधी मचा करके बिल्कुल आप आंख बंद करके डिफरेंशिएट करो, पर उसके बाद तुरंत समझ जाओ और जो रायता है उसको थोड़ा संभालो, थोड़ा फैलने ना पाए वो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने तुरंत क्या किया, छोटू करने के हिसाब से इस पिक्चर पर यहाँ y टांग दिया, ठीक है। फिर आप उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करो। इतना तो बहुत क्लियर है कि y डबल डैश के लिए हमें 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही है, पर ये ध्यान रखना बिल्कुल आंख बंद करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट फिर तुरंत डबल डिफरेंशिएट मत करना। डिफरेंशिएट करने के बाद रुका करो, हमेशा एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद रुको, सिंप्लीफाई करो, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है ना। नेक्स्ट दिन पे इसके आगे स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।